एक प्रश्न चार उत्तर का साहित्य प्रकार है लेख। लेख के बारे में हम जानते हैं लेख क्या है। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। विज्ञान, तकनीक और कला के विषय पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। ये सूचनात्मक होते हैं, अर्थात इनमें विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथ्यात्मक एवं सार गर्भित सूचनाएं होती है। रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के निबंध आते हैं जिनमें मौलिकता, रोचकता, जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव को मिला-जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी लेख शब्द का प्रयोग किसी दूसरे शब्द के साथ किया जाता है, तब इसका अर्थ बदल भी सकता है। जैसे शीर्ष लेख या पाद लेख। इन शब्दों का प्रयोग किसी पन्ने पर ऊपर या नीचे टिप्पणी, पुष्ट, संख्या या अन्य जानकारी लिखने के लिए होता है। सुलेख शब्द का प्रयोग हाथ से लिखे गए सुंदर अक्षरों के लिए होता है। इसी प्रकार आलेख शब्द का प्रयोग पत्र या छोटे लेख के लिए होता है और श्रुति लेख का प्रयोग सुनकर लिखे गए लेख का इमला के लिए किया जाता है। का जन्म 3 अगस्त 1890 उत्तर प्रदेश, मृत्यु 23 जून 1971। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। वे पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त थे जिन्होंने 1947 से 1949 तक देश की सेवा की। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी हम जानते हैं। वे सन 1949 से 1950 तक असम, 1952 से 1956 तक मद्रास और 1956 से 1962 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे। देश सेवा और सच्ची निष्ठा के लिए भारत सरकार ने 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। देश के स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता श्री प्रकाश का जन्म वाराणसी के एक धनी और प्रतिभाशाली अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास विश्वविख्यात दार्शनिक थे। श्री प्रकाश के छोटे भाई चंद्रपाल वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष रहे थे। श्री प्रकाश की शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में हुई थी। यहीं से उन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने वकालत न करके वाराणसी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में और बाद में काशी विद्यापीठ में अध्यापन का कार्य किया। पत्रकारिता की ओर भी वो आकृष्ट हुए थे। पहले CY चिंतामणि के साथ लीडर में, फिर मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट में श्री प्रकाश ने कार्य किया। प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार रहे। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन
उनके साहित्य में देखने मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। एक प्रश्न 4 उत्तर लेख हम समझेंगे। अपनी अपनी किताब निकालिए। पहला पैराग्राफ समझेंगे। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त यानी धुन। मुझे भी कई बातों का खप्त है। लेखक कहते हैं मुझे भी कई बातों की धुन है। उनमें एक यह है, जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी शुभ अवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। लेखक कहते हैं कि इतने विशेष पुरुषों के होते हुए भी हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा। ऐसा एक उसका मित्र है जो विदेशी है, उससे वो पूछ रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके, यानी कि पर्याप्त यानी जितनी जरूरत हो उतना ही, और उसको शुभ अवसर जब मिलता है तब लेखक उसे पूछते हैं कि मुझे कृपा करके ये बतलाइए कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े रहे हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते हुए संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते। क्षमा यानी माफी। पर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं क्योंकि लेखक का मित्र है, इसलिए। और उनको उत्तर देने के लिए वो बाध्य करते हैं। बाध्य यानी विवश करते हैं कि भाई आप कुछ न कुछ उसका उत्तर जरूर दे कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा। दूसरा पैराग्राफ समझे। हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा। एक वृद्ध ईसाई पादरी के मत से हम देखें। लेखक कहते हैं कि मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। ईसाई पादरी यानी ईसाइयों के पुरोहित। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों को सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। लेखक कहते हैं कि 36 वर्ष से मेरा ये ईसाई वृद्ध पादरी मित्र यहाँ पर रहते हैं। वो ईसाई मत के अनुसार उसके प्रचार में तो नहीं, लेकिन जो दरिद्र यानी गरीब नर नारियों को जो सेवा, सामाजिक सेवा में वो लगे रहे थे। सपत्नी यानी पत्नी सहित, उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। और उस समय जो गरीब, दुखी, परेशान लोग थे उसकी वो सेवा करते थे और उसकी जो जरूरत थी वो उसे पूरा करते थे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। लेखक कहते हैं उसके मित्र के लिए उसके हृदय में प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते हैं,
प्रगति क्यों नहीं कर रहा देश? तो उसका थोड़े में उत्तर लेखक कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम अपने काम में जो काम तुम लोग करते हो उसमें तुम गर्व नहीं करते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में दरखास्त देता है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर और बहुत अच्छे शब्दों में वो दरखास्त यानी आवेदन देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वो आरंभ करता है। वो जो आवेदन देता है, आवेदन पत्र जो अर्जी जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, वो विनय यानी नम्रता से और सम्मान के साथ वो लिखता है, बड़े अच्छे शब्दों में वो लिखता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अंत में यह भी लिखता है कि मालिक की शुभकामना, कल्याण की भावना, अच्छी भावना वो करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। ये बड़ी विडंबना है। लेखक का मित्र जो ईसाई है वो कहते हैं कि आपके यहाँ भारत में कि यहाँ पर अपने जीविका के साधन को ही वो खराब कर डालता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए वो षड्यंत्र रचने लगता है। षड्यंत्र यानी भीतरी चाल। वो जब उसे नौकरी मिल जाती है उसके बाद वो ऐसा ही करता है और मालिक के नाकोदम कर डालता है। नाकोदम करना, जीना हराम कर देना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते और देशों में नौकरी के लिए वो आवेदन पत्र यानी अर्जी एप्लीकेशन वो करते रहते हैं। वे साधारण शब्दों में, बहुत साधारण सामान्य शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। बहुत जी जान कर वो काम करते हैं और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए, ऐसा सुंदर काम करते हैं। तीसरा पैराग्राफ, बात इस पादे मित्र ने बहुत ठीक कही। लेखक को इसकी बात ठीक लगी। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। गर्व यानी काम संदर्भ जो सुखद भावना होनी चाहिए वो नहीं है। दुख तो इसका यह है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश हमारे भारत देश की परंपरा के अनुसार जो काम जो व्यक्ति करता है उसे गर्व करना चाहिए। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपने जाति वाले के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। जो स्थान पर वो है वो इच्छा है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार होता है। जो काम जो करता है उसको आदर मिलना चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए। यही हमारी परंपरा है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी वहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। बढ़ई जो लकड़ी के से चीजों जो बनाता है और बेचता है, जिसकी बिक्री करता है वो। दुकानदार जो अपनी बहियों यानी कि जो हिसाब किताब की जो लिखता है उसकी निश्चित तिथि पर वो पूजा करता है। दिवाली के दिन पर वो उसकी पूजा करता है। यही परंपरा भारतीय रही है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। लंबी दास्ता यानी लंबी गुलामी के कारण हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। अपने काम को नहीं देखते, दूसरों के काम को देखते। एक काम छोड़कर दूसरा काम ले लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं कि इसकी भूल के कारण ये हुआ। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। स्वयं भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। जो आसपास वाले होते हैं वो भी दुखी होते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं
काम को भी खराब करती है। स्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि स्वधर्म यानी अपना धर्म, यानी कि अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। ये आदेश को हम भूल चुके हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसके कारण देश प्रगति नहीं करता। ऐसा एक वृद्ध ईसाई पादरी का मत है। लेखक ये हमें बताने जा रहे हैं। दूसरे मित्र, एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी आईसीएस के सदस्य है। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज आईएएस के नाम से जाना जाता है। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। आईएएस अधिकारी को भारतीय समाज में शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह भी जानने योग्य है कि पुलिस अधिकांश राज्यों में आईएएस यानी डीएम के तहत काम करते हैं। वो उसके मित्र रहे। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटरी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए, यानी अपने देश चले गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। लेखक कहते पता नहीं कैसे उनसे मेरी मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया जो पहले मित्र के सामने पेश किया था। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। समष्टि यानी समूह के तरफ जो हमारा कर्तव्य है, उसके मित्र का कहना यह था कि हम उसे नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। जो काम मिला है, उठाया है, उसे अच्छी तरह निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए, यह हम नहीं करते। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। खाने की दावत यानी खाने का निमंत्रण, आमंत्रण, मेजबान यानी यजमान जो देता है उसे भी विश्वास नहीं है और आने वाले मेहमान को भी विश्वास नहीं है। लेखक कहते हैं कि ऐसी बात उसका मित्र उसे बताने जा रहा था कि किसी पर विश्वास नहीं है। न गृहस्थों को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से पहले या तो समय से पहले या समय पर उसके पैसे या दाम मिलेंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। यानी कि किसी पर किसी को विश्वास नहीं है। न और प्रकार से वो तंग करेगा कि उसे परेशान करेगा। सड़क पर चलने वाले का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी। यानी कि सड़क पर चलते हैं जो छाता लेकर, उसे भी पता नहीं है कि दूसरे को उसका छाता परेशान करेगा या उसे लगेगा तो कहीं पर उसकी आंख फूट न जाए। या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी पर यह विश्वास ही नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह का वह न छोड़ेगा
जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। हाँ, लेखक का मित्र लेखक को बताते हैं कि किसी किसी पर विश्वास नहीं है, और रास्ते पर नारंगी का छिलका हो या सुई हो या पिन हो आदि इस तरह का वो लोग रास्ते पर छोड़ देते हैं, और कभी कभार दूसरों को इससे कष्ट होता है। मांगी चीज ठीक हालत में वापिस करेगा, इत्यादि इत्यादि। मांगी हुई चीज भी कभी कभार वो ठीक से वापिस नहीं करता। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, जो कर्तव्य का अनुभव करना चाहिए वो नहीं करते। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, खुद अच्छी तरह रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को अनुभव नहीं करते जो करना चाहिए। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। हमारे धर्म में लेखक के मित्र लेखक को यही बताने जा रहे हैं कि हमारा धर्म यह कहता है कि खुद सुखी रहो, दूसरों को भी खुश रहो, दूसरों को भी चिंता करो। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अब तक के लेख में हमने देखा कि लेखक अपने दोनों मित्रों से यही प्रश्न पूछते हैं कि देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। दोनों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने मत से उत्तर दिया। आगे हम देखेंगे कि किसे प्रश्न पूछते हैं और क्या उत्तर मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने जो ये लेख समझा उसे घर पर अध्ययन करें और पढ़ें।